हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इग्नो एग्ज़ाम्स। आज मैं आपको इग्नो के कोर्स PEGE 145 का सेकंड पार्ट करवाऊंगी, सॉफ्ट स्किल्स। इससे पहले वाले पार्ट में मैंने आपको सॉफ्ट स्किल के बारे में बताया था, क्या होती हैं, ये कौन से टाइप की स्किल्स होती हैं, और कुछ क्वेश्चंस की लिस्ट मैंने आपको दी थी जो काफ़ी इंपॉर्टेंट थे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जो आपको पढ़ने थे। आज हम सॉफ्ट स्किल का जो फोर्थ ब्लॉक है, अगर आपके पास में बुक है तो उसका फोर्थ ब्लॉक खोल लीजिएगा आप। उसमें एक टॉपिक है क्रिएटिविटी, वो मैं आपको समझा रही हूँ क्या होता है ये, और इसमें क्या क्या पॉइंट्स आप लिख सकते हैं और किस टाइप का क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो जब हम बात करते हैं क्रिएटिविटी की, उससे पहले कि एग्जाम्पल से समझिए। इवन बुक में भी ये चीज़ें आपको दे रखी हैं, जैसे कि कोई भी एक बुक होती है, कोई भी पर्टिकुलर बुक है, नॉवल है, फिक्शन है, वो हमें पसंद आ जाए, या कोई मूवी हो, या कोई खाने की चीज़ हो, आपको और चीज़ों से कुछ जो ऑर्डिनरी चीज़ें होती हैं उनके कंपैरिजन में जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ें होती हैं ना, वो हमें ज़्यादा पसंद आती हैं। तो यही है कि जैसे मूवीज़ जो होती है ना, सब मूवीज़ सेम रहती हैं, सेम इन द सेंस कि वही ऐसे ही रिकॉर्डिंग होती है, वही चीज़ें शूट करी जाती हैं और उनको एडिट करके पब्लिकली अनाउंस कर दिया जाता है कि ये मूवी आ रही है। लेकिन कुछ मूवीज़ की जो स्क्रिप्ट राइटिंग होती है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है, उसकी जो स्टोरी होती है वो बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होती है, कुछ अलग तरीके से थॉट्स को प्रेजेंट किया हुआ होता है। तो इस तरीके से जब हम वर्क करते हैं ना, कि हमारी क्रिएटिविटी जो स्किल्स के साथ साथ में आती है, कि कितनी अच्छी इमेजिनेशन आप कितने अच्छे लेवल पे कर पाएंगे, इस वजह से क्या होता है कि हम इसको क्रिएटिविटी को अच्छा बना देते हैं। क्रिएटिविटी हमारी जो भी काम होते हैं, जो भी स्किल्स हैं आप में, जो भी टैलेंट है, उसको एनहेंस कर देता है। यही वजह होती है कि आपको कोई जो यूनिक वर्ड होता है, यूनिक चीज़ होती है ना, वो अच्छी लगती है और आप समझना चाहते हैं उसके बारे में कि ये चीज़ कैसे जो डिफरेंट हो, किसी नॉर्मल चीज़ से डिफरेंट होती है, तो वो हमें सबको ही ज़्यादा अच्छी लगती है। वैसे काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड सा हो गया, लेकिन मैं आपको मेन जो चीज़ क्वेश्चन है कि क्रिएटिविटी क्या होती है, वो पहले एक बार डिफाइन कर देती हूँ कि आप इसमें कैसे, आपके पास में डेफिनेशन आएगी और आपको क्या चीज़ लिखनी है। तो क्रिएटिविटी क्या है? एज अ यूज़ ऑफ स्किल एंड इमेजिनेशन टू प्रोड्यूस समथिंग न्यू और टू प्रोड्यूस आर्ट। तो क्रिएटिविटी की और क्या है, जब आप स्किल्स को और इमेजिनेशन को यूज़ करके कुछ नया प्रोड्यूस करते हैं, कुछ, चाहे वो आर्ट एंड क्राफ्ट में हो, चाहे कार्टून कैरेक्टर में हो। जितने भी आपने कार्टून्स देखे हैं, देखिए हर एक कार्टून में एक अलग आइडेंटिफिकेशन होती है, अलग सा कैरेक्टर होता है, उनका जो भी उनमें एंटरटेनमेंट का तरीका होता है वो बिल्कुल सेपरेट होता है। तो ये एक क्रिएटिविटी का ही पार्ट होता है कि आपके अंदर स्किल्स हैं और आप उसको कितना अच्छे तरीके से यूज़ कर पा रहे हैं, वो चीज़ क्रिएटिविटी होती है। सो बेसिकली क्रिएटिविटी क्या है? आप जो स्किल्स को यूज़ करते हैं और जो इमेजिनेशन को यूज़ करके कुछ नया प्रोड्यूस करते हैं, समथिंग न्यू, उसे हम क्रिएटिविटी कहते हैं। इसके अलावा क्रिएटिविटी इन्वॉल्व्स अ स्किल, इट कुड बी एनी स्किल दैट कैन बी एक्सप्लोर्ड। तो क्रिएटिविटी का मतलब क्या है? स्किल। देखिए यहाँ पे मैंने आपको चीज़ बताई ना कि क्रिएटिविटी जो है वो कब होती है, जब आप स्किल्स और इमेजिनेशन को यूज़ करते हैं। जब आपको कोई चीज़ आती होगी, आपको कुछ करना आता होगा पहले से, तभी तो आप उसमें कुछ क्रिएटिव करते हैं। मानिए आपको खाना बनाना आता है, आप डेली खाना आप बनाते हैं अपने घर पे। इमेजिन करिए कि आप डेली खाना बनाते हैं, तो जब आप डेली पर्पज़ पे खाना बनाते हैं तब आपको आइडिया है ना कि इस खाने में कितना मसाला डलेगा, कितनी क्या चीज़ डलेगी, और आपको जब बेसिक चीज़ आती है तभी आप उसमें कुछ नया क्रिएटिव एडवांस करते हैं। अब मानिए पनीर का एग्जाम्पल ले लीजिए कि एक पनीर की भी कितनी सारी वैरायटी बन जाती है, और जो शेफ़ वगैरह होता है, अगर आपने कोई चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है किसी शेफ़ का या किन्हीं का भी, तो उसमें आपने देखा होगा कि वो एक पर्टिकुलर चीज़ से ना, एक ही जो इंग्रेडिएंट होते हैं वो सिमिलर इंग्रेडिएंट्स होते हैं, कुछ एक आध दो ही उसमें चेंजेस आते हैं और उससे कुछ नया वो प्रोड्यूस कर लेते हैं। तो यही चीज़ें हैं कि क्रिएटिविटी में क्या होता है, स्किल्स इन्वॉल्व होती हैं। लेकिन स्किल्स इन्वॉल्व होने का मतलब ये नहीं है कि आपको अगर आता है, आपका जो माइंड है वो कितना अच्छा इमेजिन कर पा रहा है, कितने अच्छे तरीके से आप चीज़ों को सोच पा रहे हैं, तभी आप कुछ नया क्रिएट कर पाएंगे, और वही क्रिएटिविटी का एक पार्ट होता है। तो पहले आपको बेसिक पता होना चाहिए, उसके बाद ही आप उससे कुछ नई चीज़ बना पाते हैं। इट कुड बी एनी स्किल दैट कैन बी एक्सप्लोर्ड। तो ये कोई भी स्किल हो सकते हैं जिसको एक्सप्लोर किया हुआ है। एक्सप्लोर का मतलब जो नॉर्मल चीज़ है ना, अगर आपको डांस भी आता है, मानिए आप क्लासिकल डांस करते हैं, तो आजकल अगर आप यूट्यूब पे देखते हैं या इंस्टाग्राम पे देखते हैं, कहीं पे भी आप देखिए, क्लासिकल डांस जो है ना, उसमें भी आपको इतनी सारी वेरिएशंस मिलेंगी, अलग अलग सॉन्ग्स पे जो हिप हॉप होते हैं या फिर बॉलीवुड कंटेम्प्रेरी ऐसे जो सॉन्ग्स होते हैं, उनमें भी आपको क्लासिकल टचअप मिल जाएगा। तो ये चीज़ क्या है? क्रिएटिविटी है। आपने एक चीज़ की डेफिनेशन दे दी,
जैसे कि शर्ट का एक एग्जांपल दे दिया, वो आपने एक बना दी नॉर्मल शर्ट, लेकिन उसमें कोई आपने अलग से डिज़ाइन बना दिया या फिर उसके कॉलर चेंज कर दिए या फिर उसमें जो बटन का सीक्वेंस है वो बटन्स कुछ नए ले दिए, तो वो चीज़ क्या होती है, क्रिएटिविटी होती है। मीन्स कि जो एक नॉर्मल चीज़ आपके पास में दे रखी है उसमें कोई और नया टचअप आप देते हैं, कोई और नई चीज़ बनाते हैं थोड़ी सी मेहनत से या थोड़ी ज़्यादा मेहनत से, तो उसे हम क्रिएटिविटी कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इसमें क्या लिख सकते हैं, क्रिएटिविटी इन्वॉल्व्स इन यूजिंग वन स्किल इन एन इनोवेटिव वे। तो क्रिएटिविटी क्या होता है, कोई भी जो स्किल है उसको जब आप इनोवेटिव वे में यूज़ करते हैं तो वो क्रिएटिविटी होता है। क्रिएटिविटी इज़ डिफाइंड एज द टेंडेंसी टू जनरेट और रिकॉग्नाइज आइडियाज़। क्रिएटिविटी क्या होती है, एक टेंडेंसी होती है टू जनरेट और रिकॉग्नाइज आइडियाज़, alternatives or possibilities that may be useful in solving problems, communicating with others and entertaining ourselves and other। अब ये तीनों चीज़ों को ध्यान से समझिए। किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना, देखिए प्रॉब्लम जो है वो लाइफ का एक पार्ट होती है, सबकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं। आप उन प्रॉब्लम्स को कितना अच्छे तरीके से टैकल करते हैं कि उनका स्ट्रेस आपके जो नॉर्मल लाइफ है उस पर ना पड़े, आपकी फिजिक पे ना पड़े, आपकी हेल्थ पे ना पड़े, तो कितना क्रिएटिव वे में आप उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल सकते हैं, कितना अच्छे तरीके से आप किसी और से कम्युनिकेट कर सकते हैं। कम्युनिकेशन जो होता है वो बहुत मेजर रोल प्ले करता है अगर आपको लाइफ में कुछ आगे बढ़ना होता है तो। सेम चीज़ ये जो सॉफ्ट स्किल आपकी बुक है ना, इसका बेसिक जो मतलब है ना वो यही है कि अगर आपने इस बुक को ध्यान से पढ़ लिया ना तो आपको लाइफ की बहुत सारी ऐसी चीज़ें पता चलेंगी कि आप अपने करियर में आगे सक्सेस होने के लिए क्या क्या चीज़ें किस लेवल पे कर सकते हैं। तो यही पॉइंट्स आपको यहाँ पे बता रखे हैं कि क्रिएटिविटी क्या होती है, डेफिनेशन है टेंडेंसी टू जनरेट और रिकॉग्नाइज आइडियाज़, नए आइडियाज़ को जनरेट करना या फिर जो आपके माइंड में थॉट्स चल रहे हैं उनको पकड़ पाना, उनको समझ पाना। क्योंकि ड्रीम सब देखते हैं, कोशिश सब करते हैं, लेकिन कुछ की काफ़ी इफेक्टिव होती है, काफ़ी इनोवेटिव हो जाती है और कुछ की नॉर्मल ही रह जाती है। तो वो चीज़ जो आइडिया आपके दिमाग में आ रहा है कुछ करने का या कुछ नया इन्वेंट करने का, तो उसको रिकॉग्नाइज करना, जनरेट करना, प्लस जो ऑल्टरनेटिव्स होते हैं या पॉसिबिलिटीज़ होती हैं जो कि आपके लिए यूज़फुल, आपके जैसे प्रॉब्लम सॉल्विंग करते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग का एग्जांपल एक तो नॉर्मल जो लाइफ की प्रॉब्लम्स होती हैं वो हो सकती हैं, अदरवाइज न्यूमेरिकल्स वगैरह होते हैं या जो क्वेश्चंस आप सॉल्व करते हैं वो भी हो सकते हैं। तो उसमें आप देखेंगे कि कुछ ना नॉर्मली जैसे लर्न करते हैं उसी तरीके से करते हुए चले जाते हैं, या प्लस माइनस है तो जो नॉर्मल तरीका होता है मैथ्स का वही उसी तरीके से करते हैं। लेकिन कुछ जो लोग होते हैं या स्टूडेंट्स होते हैं वो कुछ नया सा तरीका निकालते हैं, कुछ ट्रिक वगैरह निकालते हैं, तो वो चीज़ क्या हो गई है, वो क्रिएटिविटी होती है। कम्युनिकेटिंग विद अदर्स एंड एंटरटेनिंग आवरसेल्व्स एंड अदर्स, तो ये चीज़ें क्रिएटिविटी में ही है और क्रिएटिविटी की ही ये एक डेफिनेशन है। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट आता है, क्रिएटिविटी इन्वॉल्व्स थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स। क्रिएटिविटी का मतलब होता है जब आउट ऑफ द बॉक्स आप सोचते हैं कि आपके पास में एक लिमिटेड है, कि मानिए आपको भिंडी बनानी है, आपको पता है तरीका, उसको चॉप करना है, उसके बाद में जो बाकी की वेजीज हैं उसको चॉप करके जैसे अनियन टमाटो और उसको आपको नॉर्मल जैसे कुक करते हैं उसी तरीके से करना है। लेकिन कभी आपका दिमाग करे कि नहीं आज भरवा भिंडी बनानी चाहिए या फिर फ्राई करनी चाहिए, तो वो चीज़ क्या है, आप उसमें एक क्रिएटिविटी कर रहे हैं। एक जो नॉर्मल तरीके से चीज़ बन रही है ना उसको कुछ आप अलग से दे रहे हैं, तो वो क्या चीज़ है, आपने जब सोचा आउट ऑफ द बॉक्स की एक इसके अलावा भी आप और किस तरीके से इसको कर सकते हैं, तो वो चीज़ होती है क्रिएटिविटी। दैट इज हाउ एन ऑर्डिनरी थिंग कैन बी लुक्ड एट फ्रॉम अ डिफरेंट एंड न्यू लेंस। अब इसका मतलब क्या है, क्रिएटिविटी का मतलब ये कि कोई जो ऑर्डिनरी चीज़ होती है उसको कैसे अलग तरीके से देखा जा सकता है और समझा जा सकता है, तो ये एक क्रिएटिविटी का पार्ट होता है। इसके अलावा जो इमेजिनेशन होती है ना वो भी क्रिएटिविटी में बहुत ही क्रूशल रोल प्ले करती है, क्योंकि जब तक आप इमेजिन नहीं करेंगे तो आपकी क्रिएटिविटी नहीं हो सकती। जब आप जो भी नॉर्मल चीज़ें आपके पास में चल रही हैं, ऑर्डिनरी थिंग्स जो भी आपके आसपास में हो रही हैं, जब आप उनसे कुछ अलग इमेजिन करते हैं तभी तो वो चीज़ आती है ना। अब देखिए किसी ने इमेजिन करा होगा तभी तो हम एयर में उड़ पाते हैं। एयर में उड़ने का मतलब ये नहीं कि आपके विंग्स है, आप बाय प्लेन, बाय चॉपर, किसी भी तरीके से आप एक प्लेस से दूसरे प्लेस बाय एयर जा सकते हैं। तो ये चीज़ भी इमेजिनेशन थी। तो पहले जब इमेजिनेशन होती है ना उसके बाद ही क्रिएटिविटी हो सकती है। सो ये पॉइंट आपको डेफिनेटली लिखना है कि जो इमेजिनेशन होती है वो बहुत क्रूशल कंपोनेंट है क्रिएटिविटी का। अगर इमेजिनेशन नहीं होती है तो कोई भी जो क्रिएटिव आइडिया है ना वो फ्लरिश नहीं हो सकता, वो चीज़ पॉसिबल नहीं है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि पहले जो कोई भी कुछ भी होता है तो उसके लिए क्रिएटिविटी से पहले इमेजिनेशन होना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है।
इसके अलावा क्रिएटिविटी इज़ हाउ बेस्ट वी कैन जनरेट एनी वर्क ऑफ आर्ट दैट इज़ ओरिजिनल विद, जो क्रिएटिविटी होती है ना वो क्या होता है कि एक ओरिजिनल काम है उसके साथ में कुछ आप उस फील्ड के एक्सपर्ट हैं या फिर कोई एक्सपर्टाइज पर्सन है जिससे आप बात कर रहे हैं, तो उसकी जो इमेजिनेशन है उसके साथ में मिलके और जो उस इंसान के स्किल्स हैं, जो उस चीज़ को लेके काफ़ी अच्छी स्किल्स हैं, उन दोनों से मिलके आप क्या करते हैं, क्रिएटिविटी करते हैं और इसकी वजह से एक नई चीज़ आपको मिलती है। तो ये कुछ पॉइंट्स आप इसमें क्रिएटिविटी में लिख सकते हैं। आप इसमें एग्जाम्पल भी दे सकते हैं, जैसे जितने भी कार्टून कैरेक्टर्स होते हैं, पोएम्स होती हैं, नॉवेल्स होते हैं, तो उन सब में ही क्रिएटिविटी काफ़ी मेजर रोल प्ले करती है। इवन मूवीज़ में भी होता है कि नॉर्मल मूवी तो सबको ही पसंद आ जाती है, लेकिन उसमें कुछ अगर अलग होता है तो वो मूवी एक काफ़ी अच्छा रिकॉर्ड क्रिएट कर जाती है। इसके बाद में देखिए यहाँ पे मैंने 3 चीज़ें समझाऊंगी आपको। एक क्रिएटिविटी हो गया, समझ आया होगा आपको। सेकेंड वन इज़ इमेजिनेशन की। जब आप किसी चीज़ को इमेजिन कर पाएंगे, आप इमेजिन करेंगे कि आप अभी वो चीज़ कर सकते हैं या काश आप ये चीज़ कर पाते, तो वो चीज़ इमेजिनेशन में आती है। इसके अलावा थिंकिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अब यहाँ पे थिंकिंग में 2 पार्ट्स आपको दे रखे हैं, एक है कन्वर्जेंट और एक है डाइवर्जेंट थिंकिंग। दोनों में डिफरेंस भी पूछा जा सकता है, क्या डिफरेंस होता है, और दोनों को आपसे सेपरेटली भी पूछा जा सकता है कि इनका क्या मतलब होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि आप इसको किस तरीके से डिफाइन करेंगे। अगर आपके पास में बुक है तो आप उसमें देखना, जो डाइवर्जेंट थिंकिंग है ना, पेज नंबर 10 या 11 होगा, उसमें आपको जो डाइवर्जेंट थिंकिंग है और कन्वर्जेंट थिंकिंग है ना, उसमें एक डायग्राम दे रखा है, डाइवर्जेंट का दे रखा है, जैसे कि यहाँ पे ये ब्रेन जैसा कुछ, और यहाँ से ना आपके पास बहुत सारे आइडियाज़ आ रहे हैं, तो ये चीज़ डाइवर्जेंट में आप ऐसे कुछ बना सकते हैं। तो थिंकिंग का मतलब है कि क्या चीज़ आप सोच पा रहे हैं और किस तरीके से आप सोच रहे हैं। सो इसमें 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है डाइवर्जेंट थिंकिंग और एक होता है कन्वर्जेंट थिंकिंग। 1 बाय 1 दोनों को समझा देती हूँ मैं आपको। डाइवर्जेंट थिंकिंग का मतलब क्या होता है, अ थॉट प्रोसेस दैट इन्वॉल्व्स परसीविंग थिंग्स फ्रॉम डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ व्यू और लुकिंग फॉर मल्टीपल सोल्यूशंस। जहाँ पे आपके पास ना एक ही चीज़ के लिए बहुत सारे अलग अलग थॉट्स आते हैं, अलग अलग थिंकिंग्स आती हैं, आप एक प्रॉब्लम को अलग अलग तरीके से देख पा रहे हैं, आपके डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू हैं, तो उसे हम डाइवर्जेंट थिंकिंग कहते हैं। जैसे कि मानिए आप ना कहीं पे ऑफिस वगैरह में काम करते हैं, कुछ भी आप जॉब करते हैं या कहीं पे भी आप कोई भी आपके पास में सोर्स ऑफ अर्निंग है और जिसमें आपके पास में उस जॉब में आपको सिर्फ एक संडे का ऑफ मिलता है, तो उस टाइम पे आपको डेली जाना है और संडे आपको सिर्फ एक दिन का ऑफ मिल रहा है, तो वो आपके लिए ना बहुत स्पेशल होता है। अब उस टाइम में आपके पास में बहुत सारे थॉट्स आते हैं कि आप अपने संडे को कैसे अच्छा बनाएं, कैसे यूटिलाइज करें, आप उसमें कुछ काम करें, अपना एंटरटेनमेंट का करें, कोई मूवी देखें, कोई वेब सीरीज देखें, कुछ भी, मतलब आप एक ना इमेजिनेशन आपकी चलती है कि संडे वाला दिन है, इतने आवर्स हैं और इसको आपको यूटिलाइज करना है, कंज्यूम करना है, जैसे भी, लेकिन इंजॉयमेंट पर्पज से आपको करना है। तो आपके पास में बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे, बहुत सारे डिफरेंट थॉट्स आएंगे उस चीज़ से, उस चीज़ को करने के लिए। इसके अलावा जब आपको कोई झूठ बोलना है, किसी भी चीज़ के लिए आपको झूठ बोलना होता है, या फिर कोई आपको कोई भी काम करना होता है जहाँ पे आपके पास में कोई एक प्रॉब्लम आती है और वो चीज़ का सोल्यूशन आपको निकालना होता है, तो नंबर ऑफ़ टाइम्स कुछ जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो इतनी बेसिक सी प्रॉब्लम होती है जहाँ पे आपके पास में डिफरेंट थॉट्स आते हैं एक ही चीज़ को करने के, बहुत सारे पॉइंट ऑफ व्यू आ जाते हैं, तो उसे हम डाइवर्जेंट थिंकिंग कहते हैं। डाइवर्जेंट थिंकिंग जो है वो आपकी पर्सन टू पर्सन चेंज होती रहती है, इवन हर एक मूवमेंट चेंज होती रहती है। आप मार्केट में गए, आपके पास में मानिए 2000 कैश है, तो उस 2000 में ही आपको जो जो चीज़ें लेनी है आपको उसी अकॉर्डिंग बजट अपना डिसाइड करना पड़ेगा, तो भी आपके पास में जो थिंकिंग प्रोसेस चल रहा होगा वो डाइवर्जेंट प्रोसेस चल रहा होगा। क्यों, आप ये सोचेंगे कि आपको ये चीज़ लेनी है, इसको छोड़ना है, ये यहाँ से पिक करना है, यहाँ पे इतना सेव करना है। तो जब आप डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं और मल्टीपल सोल्यूशन किसी चीज़ के निकाल देते हैं, एक से ज़्यादा जब चीज़ें आपके दिमाग में चल रही होती हैं, तो उसे हम डाइवर्जेंट थिंकिंग कहते हैं। एक बार फिर डेफिनेशन देखिए, अ थॉट प्रोसेस दैट इन्वॉल्व्स अ परसीविंग थिंग्स फ्रॉम डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू और लुकिंग फॉर मल्टीपल सोल्यूशंस टू अ गिवन प्रॉब्लम। आपके पास में कोई भी प्रॉब्लम गिवन है, उसके जब आपके पास में मल्टीपल सोल्यूशंस होते हैं तो उसे हम डाइवर्जेंट कहते हैं। ये किसी भी तरीके की प्रॉब्लम हो सकती है, फिजिकली, मेंटली, किसी भी तरीके की प्रॉब्लम आपके पास में हो सकती है, और जब उस प्रॉब्लम्स को टैकल करने के लिए आपके पास में बहुत सारे सोल्यूशंस होते हैं, बहुत सारे डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से आप उस चीज़ को समझ पाते हैं, थिंग्स को टैकल कर पाते हैं, तो वो चीज़
चीज़ आपके पास में डाइवर्जेंट थिंकिंग का एक एग्जाम्पल होता है। यही मैंने इस डायग्राम में बनाने का ट्राई किया था। यहाँ पे मानिए आप, ये आपकी थिंकिंग है और इसके बहुत सारे पार्ट्स हैं। आप यहाँ पे अलग अलग चीज़ें एक टाइम पे सोच पा रहे हैं, अलग अलग तरीके से उसको परसीव कर पा रहे हैं, तो ये चीज़ क्या हो गई, डाइवर्जेंट थिंकिंग। अब डाइवर्जेंट के बाद में नेक्स्ट आता है कन्वर्जेंट थिंकिंग। क्या होती है कन्वर्जेंट या कॉन्वर्जेंट, देख लीजिएगा आप इसको कैसे प्रोनाउंस करते हैं। तो देखिए ये थिंकिंग क्या है, दैट लुक्स फॉरवर्ड टू ओनली वन सोल्यूशन। अब जहाँ पे सिंगल सोल्यूशन होता है ना और एक ही पर्सपेक्टिव होता है तो उसे हम कॉन्वर्जेंट थिंकिंग कहते हैं। जो डाइवर्जेंट थिंकिंग होती है उसमें दो या दो से ज़्यादा लोगों के थॉट्स को भी आप देख सकते हैं कि कोई प्रॉब्लम है, उसमें आपने दो या दो से ज़्यादा लोगों के बारे में सुना, उनके थॉट्स को देखा और उसके बाद में अपना डिसीजन लिया। लेकिन जब कन्वर्जेंट थिंकिंग होती है ना, उसमें आपके पास में सिंगल सोल्यूशन होता है और एक ही सिंगल पर्सपेक्टिव होता है। आपका मानिए बोर्ड एग्जाम है तो उस टाइम पे आपके साथ में जितनी मर्जी प्रॉब्लम आ जाए, लेकिन उसका सोल्यूशन आपके पास में सिर्फ एक ही रहता है कि आपको उस एग्ज़ाम को देना है, जो भी आपका एग्ज़ाम है वो चीज़ आपको अटेम्प्ट करनी है। तो जो कन्वर्जेंट थिंकिंग होती है ना, उसमें ये होता है कि आपके पास में सॉल्यूशन भी एक है, प्लस आपके पास में एक ही पर्सपेक्टिव है, ज़्यादा आपके पास में ऑप्शंस नहीं हैं और आप और किसी चीज़ को भी चूज़ नहीं कर सकते। तो वो चीज़ होती है कन्वर्जेंट थिंकिंग में। वहीं डाइवर्जेंट का मतलब होता है जब आपके पास में डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू हो और मल्टीपल सॉल्यूशन हो कोई भी एक प्रॉब्लम के, तो उसे हम डाइवर्जेंट कहते हैं। और जहाँ पे एक ही सॉल्यूशन हो और एक ही पर्सपेक्टिव होता है तो उसे हम कन्वर्जेंट कहते हैं। ये दो टाइप्स थे थिंकिंग के, दोनों में डिफरेंस भी पूछा जा सकता है। क्रिएटिविटी वाला पोर्शन आता है तब उसमें भी आपके पास में क्वेश्चन आ जाता है। किसी भी तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको इस चीज़ के लिए पहले से ही प्रिपेयर हो जाना है। जैसे कि अगर क्वेश्चन आ जाए कि जो व्हाट रोल डज स्किल्स एंड इमेजिनेशंस प्ले इन क्रिएटिविटी, जो क्रिएटिविटी होती है उसमें जो स्किल है और जो इमेजिनेशन है वो क्या रोल प्ले करते हैं, तो आप इस आंसर को पूरे कंप्लीट तरीके से लिख सकते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट क्या आता है, की इंडिकेटर्स ऑफ क्रिएटिविटी। अब यहाँ पे कुछ आपको की इंडिकेटर्स दे रखे हैं क्रिएटिविटी के, जैसे डाइवर्जेंट थिंकिंग हो गया और कन्वर्जेंट थिंकिंग हो गया ना। तो इसमें जो डाइवर्जेंट थिंकिंग है ना, इसमें क्या होता है, ह्यूमन माइंड के पास में बहुत सारे मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स होते हैं, मल्टीपल सॉल्यूशंस होते हैं प्रॉब्लम के लिए। तो इसका मतलब क्या है, वहाँ पे आपके पास में कुछ नई चीज़ बनने के बहुत पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, कुछ क्रिएटिव होने के पूरे चांसेस होते हैं। अब हम समझेंगे जो क्रिएटिविटी है ना, उसके बहुत सारे पर्सपेक्टिव्स हैं। कुछ की इंडिकेटर्स आपको दे रखे हैं क्रिएटिविटी के, जिसको मैंने यहाँ पे ऐसे पार्ट्स में लिखा है। जैसे कि फर्स्ट आपको दे रखा है न्यू और नॉवल आइडिया, कुछ नया आइडिया आपने दिया, वो भी क्रिएटिविटी में ही आता है। स्किल और टैलेंट हो सकता है, आपकी कोई भी स्किल है, जैसे कंप्यूटर है या सॉफ्टवेयर है, कोई भी चीज़ आपको बहुत अच्छे तरीके से आती है तो वो आपकी स्किल है। और वही चीज़ जब आप उसमें मास्टरी कर लेते हैं या आप वो चीज़ कर पाते हैं तो वो क्या होता है, टैलेंट होता है। और इमेजिनेशन भी मैंने आपको अभी समझा दिया कि किसी चीज़ को अब अगर आप क्रिएटिविटी की बात करें तो इसमें इमेजिनेशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और क्रूशियल रोल प्ले करता है, क्योंकि जब आप इमेजिन करते हैं तभी आप कुछ नया इन्वेंट कर पाते हैं, कुछ नया क्रिएटिव कर पाते हैं। इसके अलावा अप्रोप्रिएट और बैलेंस्ड होना चाहिए। नेक्स्ट आता है थिंकिंग आउट ऑफ बॉक्स। आउट ऑफ बॉक्स से आपको सोचना पड़ेगा कि ऑर्डिनरी चीज़ को आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाना पड़ता है, तो उसमें जो भी आपके पास में रिसोर्सेज हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, उससे हट के आपको कुछ नया सोचना पड़ता है। तो थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स हो गया। इसके बाद में नेक्स्ट आता है इनोवेशन हो सकता है, प्रोडक्शन हो सकता है, डाइवर्जेंट थिंकिंग होता है। डाइवर्जेंट थिंकिंग इसलिए क्योंकि आपके पास में यहाँ पे मल्टीपल जो सॉल्यूशंस होते हैं वो होते हैं, प्लस डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू आपके पास में होते हैं, इसलिए डाइवर्जेंट थिंकिंग भी आप इसमें क्रिएटिविटी के की इंडिकेटर्स में लिखेंगे। इसके बाद में नेक्स्ट क्या आता है, एस्थेटिकल प्लेजिंग। इसका मतलब क्या होता है, एनीथिंग इन वर्ल्ड अराउंड अस दैट वी सेंस एज बीइंग ब्यूटीफुल और इंजॉयबल, तो उसे हम क्या कहते हैं, एस्थेटिकल प्लेजिंग। अब जैसे कई बार क्या होता है, एक लास्ट पॉइंट और देख लिए, ओरिजिनलिटी, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। ये कुछ की इंडिकेटर्स हैं क्रिएटिविटी के। अब इसको एक बार थोड़ा समझिए, होता क्या है, जैसे कि कोई भी पर्सन है जो आपको स्पेशल फील करवाए, ब्यूटीफुल फील करवाए, तो आपके पास में डिफरेंट आइडियाज़ आते हैं कि आप अपने आप को ऐसे ड्रेसअप कर सकते हैं, इस तरीके की चीज़ें कर सकते हैं। तो जो आप नॉर्मल पहले रहते थे ना, उसके अलावा आप में बहुत सारे चेंजेस आने लग जाते हैं। तो ये एक क्रिएटिविटी का पार्ट होता है जो एस्थेटिकल प्लेजिंग में आप लिख सकते हैं। सो यहाँ पे देखिए अभी क्रिएटिविटी में क्या क्या मैंने आपको डेफिनेशन बताई है, ये पूरी डेफिनेशन है। उसके बाद में मैंने आपको दो टाइप्स बताए, कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट, जहाँ पे आपसे इस तरीके से पूछा जा सकता है, डिफरेंशिएट करना हो कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट थिंकिंग में, डिफरेंशिएट आ सकता है, नहीं तो आपको इनको डिफाइन करना भी आ सकता है।
या फिर कॉन्वर्जेंट पे अलग से शॉर्ट नोट आ जाए, डाइवर्जेंट थिंकिंग पे अलग से शॉर्ट नोट आ जाए, तो किसी भी तरीके से क्वेश्चन आए आपको हर तरीके से इसको प्रिपेयर करना है। इसके बाद में कॉन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट के बाद में मैंने कुछ आपको की इंडिकेटर्स करवाए क्रिएटिविटी के, जिसमें कि ये सारे पॉइंट्स आपके पास में हैं जो आप लिख सकते हैं, जैसे न्यू और नॉवल आइडिया हो गया, स्किल और टैलेंट हो गया, इमेजिनेशन, अप्रोप्रिएट और बैलेंस्ड हो गया, थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स हो गया, इनोवेशन, प्रोडक्शन, डाइवर्जेंट थिंकिंग, एस्थेटिकल प्लेजिंग हो गया और ओरिजिनलिटी। तो ये कुछ की इंडिकेटर्स होते हैं क्रिएटिविटी के जो आप अपने आंसर में लिख सकते हैं। इसके बाद में अगर हम बात करते हैं नॉलेज की, तो देखिए जैसे आप कोई इमेजिन कर रहे हैं, कुछ स्किल्स हैं आप में, तो वो चीज़ नॉलेज पे बहुत डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड करती हैं कि आप किसी चीज़ को कैसे समझे हैं, किस तरीके से आपने उसको, आपको जब किसी सब्जेक्ट की नॉलेज होती है तभी तो आप उसमें क्रिएटिविटी कर पाते हैं। आपको खाना बनाना आता है तभी आप उसमें कुछ नया क्रिएटिविटी कर पाते हैं। या आप बाय प्रोफेशन टेलर हैं, आपको कपड़े सिलना पसंद है, तो जब आपको बेसिक स्टिचिंग आती है उसके बाद ही तो आप उसमें क्रिएटिविटी कर पाते हैं ना, उससे पहले तो नहीं कर सकते, क्योंकि पहले हमेशा हमारी जो स्टार्टिंग होती है वो किससे होती है, बेसिक से होती है। अब यही पोर्शन आपको नॉलेज में बता रखा है कि जो नॉलेज की डायमेंशंस है ना, आपको मैंने यहाँ पे कुछ नॉलेज की डायमेंशंस दे रखी हैं जो कि किन्होंने दी थी, ब्लूम टेक्सोनॉमी ने दी थी, और इसका जो रिवाइज वर्जन था वो 21st सेंचुरी में था। इसमें आप कुछ लिख सकते हैं, इन्होंने बहुत सारे जो डिस्टिंक्शन थे उनको हाईलाइट किया था, और जो फर्स्ट 3 लेवल्स थे ना वो 1956 में ही ओरिजिनली वर्क करने लग गए थे। मतलब ये जो 3 लेवल आपको दिख रहे हैं, फैक्चुअल नॉलेज, कंसेप्चुअल नॉलेज और प्रोसीजरल नॉलेज, लेकिन जो मेटा कॉग्निटिव नॉलेज है इसको बाद में ऐड ऑन किया गया था। अब जो आपके पास में नॉलेज डायमेंशंस दे रखे हैं चारों, उनको मैं 1 बाय 1 डिटेल में एक्सप्लेन करती हूँ। अब यहाँ पे आपको कुछ नॉलेज डायमेंशंस दे रखे हैं जो कि 4 पॉइंट्स में आपको आंसर दे रखा है। आपके पास में क्वेश्चन आता है तो नॉलेज डायमेंशंस को आपको इन चारों पार्ट्स में एक्सप्लेन करना पड़ेगा। इसके टाइप्स भी कई बार क्वेश्चन में आ जाते हैं कि आपको टाइप्स ऑफ नॉलेज डायमेंशंस लिखने हैं, कुछ वर्ड लिमिट दे दी जाएगी, उतने वर्ड लिमिट में आप देखिए। फर्स्ट आता है फैक्चुअल नॉलेज, सेकेंड वन इज़ कंसेप्चुअल नॉलेज, थर्ड वन इज़ प्रोसीजरल नॉलेज और लास्ट है मेटा कॉग्निटिव नॉलेज। तो यहाँ पे आपके पास में 4 डायमेंशंस हैं नॉलेज की। अब सबसे पहला जो नॉलेज का है डायमेंशन वो देखते हैं, फैक्चुअल नॉलेज क्या होता है। तो फैक्चुअल नॉलेज बेसिकली कोई जो बेसिक एलिमेंट्स होते हैं जो कि एक स्टूडेंट को जिसकी रिक्वायरमेंट होती है प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, या जो डिसिप्लिन होता है उसमें उनको ज़रूरत होती है, तो उसे हम फैक्चुअल नॉलेज कहते हैं। सेकेंड पार्ट आता है आपके पास में कंसेप्चुअल नॉलेज। अब ये क्या है, एक इंटर रिलेशनशिप होता है जो बेसिक एलिमेंट होता है उसके साथ में विद अ लार्जर स्ट्रक्चर दैट एनेबल्स देम टू फंक्शंस टुगेदर। अब कई बार क्या सिचुएशन होती है कंसेप्चुअल बेस्ड में, जैसे कंसेप्चुअल नॉलेज में नंबर ऑफ टाइम ऐसा होता है कि जो आपकी बेसिक नॉलेज है ना उसको आप लार्जर स्केल पे एक्सपेंड नहीं कर सकते, या जो लार्ज स्केल पे जो चीज़ें चल रही हैं उसको बेसिक के साथ में मिला के आप वर्क नहीं कर सकते, या वो दोनों की जो फंक्शनिंग है वो एक साथ नहीं हो सकती, टुगेदर नहीं हो सकती, तो उसे हम कंसेप्चुअल नॉलेज कहते हैं। अब इसके बाद में नेक्स्ट आता है प्रोसीजरल नॉलेज। तो प्रोसीजर जो वर्ड है ना, ये नाम से क्लियर हो रहा होगा। प्रोसीजर का मतलब क्या होता है, कोई भी जो कुछ भी आप करते हैं कैसे उसको करना है, उसके मेथड्स क्या क्या हैं। कोई भी मेथड ऑफ इंक्वायरी हो सकता है, क्राइटेरिया हो सकता है, कोई भी जो स्किल आपको आती हो, एल्गोरिथम्स हो सकते हैं, कुछ टेक्निक्स होती हैं, कुछ मेथड्स हो सकते हैं। तो जहाँ पे प्रोसीजर की बात आती है कि स्टेप बाय स्टेप आपको कोई चीज़ करनी पड़ जाए, तो उसे हम प्रोसीजरल नॉलेज कहते हैं। तो प्रोसीजरल नॉलेज को आप ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि कोई भी चीज़ आपको करनी होती है टू डू समथिंग, मेथड्स ऑफ इंक्वायरी हो सकता है, क्राइटेरिया फॉर यूजिंग स्किल्स हो सकता है, एल्गोरिथम्स हो सकते हैं, टेक्निक्स हो सकती हैं और मेथड्स हो सकते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट आता है आपके पास में मेटा कॉग्निटिव नॉलेज। तो मेटा कॉग्निटिव नॉलेज का मतलब क्या हो गया, नॉलेज ऑफ कॉग्निशन। तो कॉग्निशन जो होता है ना, कॉग्निटिव वर्ड, ये इसका मतलब होता है जो आपकी थिंकिंग प्रोसेस से रिलेट करे, आपका जो इंडिविजुअल लेवल पे जो पर्सपेक्टिव होता है, जनरल अवेयरनेस कैसी है आपकी, और किसी के बारे में या अपने माइंडसेट के बारे में जो जो चीज़ें आप चल रही हैं दिमाग में उसको कैसे आप रिलेट कर पाते हैं, कितना आप उनको हैंडल कर पाते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स आप मेटा कॉग्निटिव में लिख देंगे, जहाँ पे जो भी चीज़ें आती हैं वो थिंकिंग प्रोसेस से आती हैं, इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव पे डिपेंड करती हैं।
सो ये कुछ आपके पास में नॉलेज डायमेंशन थी, फैक्चुअल, कंसेप्चुअल और प्रोसीजरल नॉलेज और मेटाकॉग्निटिव नॉलेज। तो यहाँ पे कई बार क्वेश्चन आपसे जो आपको डायमेंशंस दे रखी है, नॉलेज डायमेंशंस, उनके बारे में आ सकता है। इसके अलावा डोमेन्स वगैरह भी आपसे पूछी जा सकती हैं कि डोमेन्स क्या हो सकती है नॉलेज की, तो उन्हें आप रिलेट करके लिख देना क्रिएटिविटी से। और जो इमेजिनेशन होती है ना, कि जब आप आउट ऑफ बॉक्स कोई चीज़ सोच रहे हैं, कोई एक्सपेक्ट नहीं करता कि कुछ आप कोई चीज़ एग्जीक्यूट हो जाएगी, तो वो सब चीज़ें डायमेंशंस ऑफ नॉलेज में आप और अच्छे तरीके से इसको लिख सकते हैं। सो माय डियर व्यूअर्स, ये आपका जो BEGE 145 था, ये इसका सेकंड पार्ट है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर आपके पास में बुक नहीं है तो वीडियो को पॉज करके आप यहाँ से इन पॉइंट्स को नोट करके और भी पॉइंट्स ऐड करके अपने आंसर को कंप्लीट कर सकते हैं, क्योंकि हर चीज़ को तो मैं लिखूंगी ना तो बहुत ज़्यादा मटेरियल हो जाएगा। आपके पास में अगर बुक नहीं है तो ऑनलाइन डाउनलोड करके देखना, एक एक पेज पे इतनी सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। तो मैं आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट हाईलाइट करके समझा देती हूँ कि इससे आप अपने आंसर को कंप्लीट कर सकते हैं। इन पॉइंट्स को तो डेफिनेटली आपको अपने आंसर्स में ऐड करके फिर आगे लिखना होता है। तो इसी वजह से मैं इन वीडियोस को रिकॉर्ड कर रही हूँ। और अभी आप सबके एग्जाम्स कैसे जा रहे हैं इसका थोड़ा बहुत मुझे आइडिया है, बट मैं चाहती हूँ कि बहुत अच्छा आप सबका रिजल्ट आए। और अगर आपका ग्रेजुएशन का फाइनल ईयर है तो वो भी बहुत अच्छी आपकी मार्कशीट बन के आए, जिसमें आप अच्छा सा स्कोर करें। एंड मेरी ब्लेसिंग्स आप सबके साथ हमेशा से ही हैं कि आप सब बहुत अच्छे, आप सबके एग्जाम्स हो और रिजल्ट भी आपका बहुत अच्छा आए। नाउ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड थैंक यू सो मच।